वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मूल मंत्र सक्सेस वह प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए तैयार किया गया है और वो आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मूल मंत्र सक्सेस को, ये जो आपका मूल मंत्र सक्सेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस मूल मंत्र सक्सेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पर 50 सब्सक्राइबर का पहले होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं 50 सब्सक्राइबर तो करवा सकता हूँ किसी से भी बोलकर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रियल में जो रियल सब्सक्राइबर हों, जो पढ़ने वाले हों, वही विद्यार्थी इसमें शामिल हो तो ज़्यादा मजा आएगा। और इसलिए आपसे निवेदन है कि भाई जल्दी से आप लोग 50 करिए, ताकि 50 होने पर क्या होगा, बहुत सारा मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि लाइव क्लास मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस भी आपको लाइव मिलेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ अभी जो हिस्ट्री की क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं, वो हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको लाइव मिल जाएंगी। तो कम से कम यहाँ पर यह है कि जो हमने पॉलिटिकल मतलब हमने एसएसटी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का बेड़ा उठाया, तो कम से कम वो कंप्लीट हो पाएगा, वो पूरा हो पाएगा अगर 50 होते हैं और हम लाइव आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए आज दोस्तों शुरू करते हैं थॉमस हिलग्रेन के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था हीगल के बारे में, जो कि एक जर्मन फिलासफर था और परम प्रत्ययवाद या पूर्ण प्रत्ययवाद का जनक भी माना गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थॉमस हिलग्रेन के बारे में। दोस्तों, थॉमस हिलग्रेन जो है, आप जानते हैं कि वास्तव में ये ब्रिटिश आदर्शवाद का जो है जनक माना जाता है। इसे हम नव प्रत्ययवाद का जनक भी मानते हैं। याद रखिएगा, हीगल और उसमें अंतर यही है, हीगल जो है पूर्ण प्रत्ययवाद या परम प्रत्ययवाद का जनक है, और ये जो थॉमस हिलग्रेन है, ये नव प्रत्ययवाद या ब्रिटिश आदर्शवाद का जनक माना गया है। इसे हम सकारात्मक उदारवाद का जनक भी मानते हैं। याद रखिएगा, नकारात्मक उदारवाद का जनक दोस्तों लॉक को मानते हैं। किसको? लॉक को। ये जॉन लॉक जो है वो उदारवाद यानी नकारात्मक उदारवाद का जनक उसे हम कह सकते हैं, बट सकारात्मक उदारवाद का जो जनक है वो कौन है आपका? वो है आपका थॉमस हिलग्रेन। तो अब यहाँ पर इनका जो ग्रीन का जन्म है दोस्तों, वो 1836 में इंग्लैंड के यार्कशायर, एक शहर था यार्कशायर, वहां पर इनका स्थान होता है। और इनका जो परिवार था वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनके ये जो थॉमस हिलग्रेन साहब हैं, ग्रीन का जो दर्शन है उसको हम ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। और आपके मन में आएगा कि आखिर इनके दर्शन को हम ऑक्सफोर्ड दर्शन क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि इनका जो जीवनचर्या है या इनका जो कार्यक्षेत्र है दोस्तों, कार्यक्षेत्र, वो वास्तव में कार्यक्षेत्र क्या रहा है? वो वास्तव में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। तो जो भी इन्होंने सोचा, जो भी परखा, जो भी सिद्धांत विचार दिए, वो वास्तव में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए थे। इसलिए इनके दर्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं जो है इनके विचार को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जानते हैं। ग्रीन दोस्तों, ग्रीन के पहले इंग्लैंड में पूंजीवाद या नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद का बोलबाला था। दोस्तों, ग्रीन उस समय की बात कर रहा था जब ग्रीन का जन्म हुआ। तो ग्रीन के पहले वास्तव में जो आपका इंग्लैंड था, उस इंग्लैंड में पूंजीवाद का बाहुल्य था, क्योंकि उस पर लाख का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और आपको मालूम है अच्छी प्रकार से कि लाख खुद पूंजीवादी परिवार में जन्म हुआ था उसका, लाख का, और लाख वास्तव में पूंजीवाद का समर्थक था, लाख व्यक्तिवाद का समर्थक था। तो वास्तव में ये जो इंग्लैंड में जो पूंजीवाद या नकारात्मक या उदारवाद या व्यक्तिवाद का बोलबाला था, ग्रीन का मूल उद्देश्य दोस्तों क्या था? ग्रीन का उद्देश्य था कि किस प्रकार से इंग्लैंड के पूंजीवाद को जर्मन आदर्शवाद से बचाया जाए। क्योंकि आपको मालूम अच्छी प्रकार से कि हीगल जर्मन का रहने वाला था, और हीगल का जो विचार है, हीगल के विचार से हिटलर वास्तव में बहुत प्रभावित होता है, और वास्तव में मुसोलिनी भी बहुत प्रभावित होता है। तो फासीवाद और नाजीवाद दोनों के ऊपर जो है वो आप कहेंगे हीगल के विचारों का प्रभाव पड़ता है। अब ये जो ग्रीन है, ग्रीन एफर्ट करता है कि वास्तव में जो जर्मन आदर्शवाद है उसका प्रभाव इंग्लैंड के पूंजीवादी व्यवस्था पर ना पड़े, इसलिए उसको बचाने का प्रयास करा था। दोस्तों, ग्रीन ने लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन करते हुए नैतिक आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया। याद रखिएगा, जो ग्रीन है, लॉक ने दोस्तों 3 प्राकृतिक अधिकार माने थे: जीवन, सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार। क्या? एक तो वो जीवन का अधिकार मानता है, एक सुरक्षा का अधिकार मानता है, और तीसरा क्या मानता है? वो संपत्ति का अधिकार मानता है। क्या दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। तो जीवन, सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार, ये 3 अधिकार जो है, ये प्राकृतिक अधिकार लॉक ने माना है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों, वो वास्तव में दोनों से ऊपर है, और संपत्ति के अधिकार में दोनों समाहित हो जाते हैं। अब ये जो ग्रीन है, वो लॉक के इस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी खंडन किया, और बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात किया था, उस बेंथम के उपयोगितावाद का भी खंडन किया, और नैतिकता के आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया। ग्रीन कहता है दोस्तों कि आत्म तत्व समाज तत्व है, मतलब आत्म तत्व समाज तत्व है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में
हमारे लिए समाज मेन है। भाई आत्म तत्व समाज तत्व का मतलब क्या होता है कि भाई व्यक्ति जो होता है ना वो सामाजिक प्राणी है। क्या? वो सामाजिक प्राणी है। और इसलिए अगर आत्म तत्व का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए राज्य को कार्य करते समय सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये कहता है कि भाई जब राज्य कार्य करे तो उसे कम से कम क्या करना चाहिए, राज्य काम करे तो दोस्तों क्या करना है, उसको सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार ग्रीन ने आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक मानव के विचार का प्रतिपादन किया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर वास्तव में लॉक का जो विचार है उसको कन्वर्ट करते हुए ग्रीन दिखाई पड़ता है, क्योंकि लॉक पूंजीवाद का समर्थन करता है और यहाँ पर ये जो है वो आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक मानव के विचार का प्रतिपादन करता है। वो सामाजिक मानव के कॉन्सेप्ट को देने का प्रयास करता है, वो बताने का प्रयास करता है कि हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, इसलिए जब भी राज कोई काम करे हमेशा सामाजिक हितों और सामाजिक जो है अपेक्षाओं को या आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर कार्य करें। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें यहाँ पर ग्रीन के बारे में, तो ग्रीन कहता है कि राज्य को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक हित के आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी भाई 3 क्षेत्र आपके पास है, क्या? सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, लेकिन आपको सामाजिक हित के आधार पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार ग्रीन ने नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदल दिया। दोस्तों नकारात्मक उदारवाद जो है ना वो कहता है कि आपको व्यक्ति के हितों में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बहुत ध्यान रखिएगा, नकारात्मक उदारवाद बोलता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, संपत्ति के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ग्रीन जी ने जो है दोस्तों, ग्रीन ने क्या बोला, ग्रीन ने वास्तव में कहीं ना कहीं राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करके उसने सकारात्मक उदारवाद को जो है की नींव डालने का प्रयास करता है। अगर दोस्तों हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक भी माना जाता है। क्या दोस्तों? ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का जनक माना जाता है। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रीन तो वैसे भी टीएस ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीएस ग्रीन जिसे हम थॉमस एल ग्रीन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आगे कहता है कि राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई केवल व्यक्तिगत हित के आधार पर आप काम करें या सामाजिक हित के आधार पर काम करें। आपको ऐसा कार्य करना है, राज्य को ऐसा काम करना है जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हितों के बीच में क्या बना रहे, सामंजस्य बना रहे। ऐसा कहकर ग्रीन ने लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दोस्तों ग्रीन जो है ना, ग्रीन ने इंग्लैंड की जनता को क्या कहता है, ग्रीन ने इंग्लैंड की जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि आज जो गरीबों की दुर्दशा हुई है और गरीबी तथा बेरोजगारी पैदा हुई है, इसका मूल कारण पूंजीवाद नहीं है, बल्कि इसका जो मेन कारण है वो जमींदारी है। क्या दोस्तों? ये गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, जमींदारी। क्या है वो? जमींदारी व्यवसाय। क्या दोस्तों? जमींदारी। और इसलिए वो जो है ना जमींदारी का खंडन करता है, जमींदारी की आलोचना करता है। तो वो लोगों को बताने का, क्योंकि लोगों के मन में था कि भाई जो हमारी दुर्दशा हुई है ये कहीं ना कहीं पूंजीवादियों की वजह से हुई है। लेकिन जो है ग्रीन उनको समझाने का प्रयास करता है कि वास्तव में ये जो गरीब हैं या जो गरीबी यहाँ पर है वो गरीबी और बेरोजगारी वास्तव में इसका कारण आपका पूंजीवाद नहीं है, बल्कि इसका कारण क्या है, जमींदारी व्यवस्था है। और इसलिए उसने जमींदारी व्यवस्था का खंडन किया, उसको खत्म करने की बात कहता है। दोस्तों ग्रीन निजी संपत्ति को महत्व देता है। क्या? ग्रीन जो है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रीन निजी संपत्ति को महत्व दिया, लेकिन ऐसा माना कि ऐसी संपत्ति जो सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाए उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मतलब वो कहता है कि भाई हर व्यक्ति के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाता है, समाज को मतलब समाज के ऊपर आघात करता है, ऐसे प्रॉपर्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अर्थात संपत्ति को सामाजिक हित या राजनीतिक कृतज्ञता में विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एटलीस्ट संपत्ति भी है तो वो सामाजिक हित को ध्यान में रखकर ही खर्च की जाएगी। दोस्तों ग्रीन का जो राजनीतिक विचार है वो किसमें दिया है, तो कहेंगे सर लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, ये ग्रीन की किताब है। और ग्रीन के इसी कृति में वास्तव में ग्रीन का पूरा राजनीतिक विचार दिया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा ग्रीन के ऊपर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो इसे देखिए यहाँ पर ग्रीन पर अरस्तु, रूसो और कांट का प्रभाव पड़ता है। क्या दोस्तों? ग्रीन पर अरस्तु का प्रभाव पड़ता है, रूसो का प्रभाव पड़ता है और कांट पर का प्रभाव पड़ता है। 3 का प्रभाव पड़ता है। वह हीगल की अपेक्षा कांट के निकट है और प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु के निकट है, क्योंकि आप जानते हैं भाई उसके पीछे कारण भी है कि हीगल कहीं ना कहीं भौतिकवाद की बात करता है, प्लेटो भी कहीं ना कहीं भौतिकवाद की बात करता है, और ये भौतिकवाद की बात नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, ये वास्तव में भौतिकतावाद की बात नहीं करता है यहाँ पर। और अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों, तो ग्रीन की विचारधारा को हमने अभी कहा था ना कि ग्रीन की विचारधारा को
ऑक्सफोर्ड दर्शन कहते हैं। वह उदारवादी दल का नेता भी था। कौन? यह जो आपका ग्रीन है वह उदारवादी दल का नेता था। उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैंड ऑफ टेम्परास के यूनियन के पद पर बैठाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, लगभग मृत्यु पर, जब उसकी मृत्यु 46 वर्ष की अवस्था में होती है 1882 में, तो लंबे समय तक वह इस पद पर रहता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसका मेन कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र होने के कारण ही जो विचार इसने दिया उस विचार को हम ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर दोस्तों कहा जाता है, इसके ऊपर एक आरोप लगता है कि ग्रीन ने कांड का अध्ययन हेगल के चश्मे से किया। क्या कहा है? ग्रीन ने कांड का अध्ययन हेगल के चश्मे से किया है। इसके बारे में यहाँ पर जरा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है वो आपका परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम आप कहते हैं भाई आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई को बहुत ही ध्यान रखिएगा। और जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है, कि पढ़ाई को ध्यान में रखिए, एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मजा का मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो स्मार्ट स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चलिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ इसकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, कुछ इसकी कृतियों को जानते हैं कि भाई कृतियां क्या है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रीन ने कांड का अध्ययन हेगल के चश्मे से कहा किया है। ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया है, तो याद रखिएगा कि भाई इन्हें, चलिए, वो जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि वास्तव में कांड का अध्ययन हेगल के चश्मे से किया है। यह कथन किसके बारे में है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन के बारे में है, ये ग्रीन के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्रीन की कृतियों के बारे में देखते हैं। अगर हम ग्रीन की कृतियों के बारे में देखें दोस्तों, जो दिया है यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इसकी जो कृतियां हैं वो उसे क्या बोलते हैं। पहला है प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स, इसको हम आचार शास्त्र संबंधी सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन, और तीसरा है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये तीनों को आप यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा, तीनों इनकी किताबें हैं, इनकी किताब का नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आगे देखें तो एक किताब इनकी और है दोस्तों, उसे कहते हैं लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक किताब है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ग्रीन के विचारों के बारे में ध्यान रखें कि ग्रीन ने इसके बारे में क्या विचार दिया है। अब देखिए ग्रीन ने स्वतंत्रता के संबंध में क्या कहा है दोस्तों, तो ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार रूसो और कांट की विचारधारा पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पर आधारित, किस पर, ये ग्रीन के विचार, ये रूसो, जो ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार है दोस्तों, वो रूसो के विचार से भी प्रभावित है और कांट के विचार से भी प्रभावित है। इसलिए ग्रीन ने कांट की तरह नैतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। क्या? ग्रीन ने वास्तव में कांट की तरह नैतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। याद रखिएगा, वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता, वो नैतिक स्वतंत्रता की बात करता है। ग्रीन दोस्तों, ग्रीन ने आत्म तत्व को समाज तत्व माना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा है, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता में निहित माना है। मतलब उसे कहना है कि भाई अगर व्यक्ति को अगर सामाजिक स्वतंत्रता है तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी क्या होती है, निहित होती है। और दोस्तों ग्रीन के अनुसार समान इच्छा दो प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब इसने कहा कि भाई व्यक्ति की जो समान इच्छा होती है, अब आप ध्यान रखिएगा, समान इच्छा की बात कौन करता है, समान इच्छा की बात रूसो जो है, अरस्तु कहता है यहाँ पर, कौन कहता है दोस्तों, रूसो कहता है, रूसो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रूसो से भी प्रभावित दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर समान इच्छा के बारे में क्या कहता है, तो कहता है भाई समान इच्छा व्यक्ति की दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक इच्छा होती है, और आंतरिक इच्छा जो होती है वह नीति शास्त्र या आचार शास्त्र का विषय है। ये जो आंतरिक इच्छा होती है दोस्तों, आंतरिक इच्छा का मतलब क्या, जो व्यक्ति का अंतर्मन कहता है। तो आंतरिक इच्छा कहीं ना कहीं नीति शास्त्र या आचार शास्त्र का विषय है। इसका उद्देश्य अपने इंद्रियों को वश में रखना होता है। जो आपका आंतरिक इच्छा होती है, आंतरिक इच्छा कहीं ना कहीं दार्शनिक होती है, और इसका उद्देश्य अपने इंद्रियों को वश में रखना होता है। दूसरा आपका दोस्तों होता है बाह्य इच्छा, और ये जो बाह्य इच्छा होता है ना, यह राज्य या राजनीति शास्त्र का विषय है, और इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। और यार दोस्तों आगे देखेगा, ये खुद कहता है, कौन, ये आपका जो है
ग्रीन खुद कहता है कि राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? कहता है कि भाई राज्य का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। क्या? बाधाओं को बाधित करना है। ये कथन पूछ लेता है किसका है? बाधित है। तो दोस्तों ये कथन जो है वो वास्तव में टीएस ग्रीन साहब का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा, डायरेक्टली परीक्षाओं में टपक जाता है, तो याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है। ग्रीन दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं और इनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल राज्य में ही रहकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि भाई अगर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है तो उसे राज्य के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, राज्य के बाहर हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। और दोस्तों याद रखिए कि ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है क्या? कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने का नाम है जो करने योग्य होता है। अगर पूछे कि भाई स्वतंत्रता क्या है, तो भाई स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों को करने का नाम है। मतलब हम जो हमारे योग्य काम है उसे हम अच्छे प्रकार से कर लें और कोई हस्तक्षेप ना करे। अगर कोई बाधा उत्पन्न करे तो राज्य का काम होता है कि हमारी मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करे और हमें निश्चल होकर काम करने दे। तो स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने का नाम है जो करने योग्य है। ये कथन भी किसका है दोस्तों? ग्रीन का है। यहाँ योग्यता का अर्थ सामाजिक हित है, अर्थात जो कार्य सामाजिक हित के विरुद्ध हो उसे हम स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दे सकते। मतलब याद रखिएगा ये जो आपका ग्रीन है, ग्रीन कहीं ना कहीं अगर देखें तो सामाजिक हित को प्राथमिकता देता है और यही कहता है कि भाई जो कार्य सामाजिक हित के विरुद्ध हो उसे हम स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दे सकते, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों ये होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है जब हम आपके स्वतंत्रता के क्षेत्र में राज्य कोई बाधा न डाले, कोई हस्तक्षेप न करे। और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अगर आपकी स्वतंत्रता समाज को बाधा पहुंचाती है, अगर आपकी स्वतंत्रता समाज के लिए परेशानी का सबब बनती है, तो राज्य उस स्वतंत्रता को दबा सकता है, उस स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीन कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता कुरूपता का अभाव नहीं है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या? जिस प्रकार सुंदरता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार केवल स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये कौन कहता है भैया? ये कहता है टीएस ग्रीन। कहता है कि जिस प्रकार सुंदरता कुरूपता का अभाव नहीं, कहने का मतलब ये है कि केवल कोई व्यक्ति कुरूप है, आप माने कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है इसलिए वो सुंदर है, तो गलत बात होती है। कई बार सुंदरता सांवला व्यक्ति भी सुंदर होता है, कोई लोग मन से सुंदर होते हैं, कोई लोग विचार से सुंदर होते हैं। तो सुंदरता केवल कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार से जो स्वतंत्रता होती है वो केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं होती। दोस्तों याद रखिएगा। अतः स्पष्ट है कि ग्रीन ने राज की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता को महत्व दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों ग्रीन के और भी विचारों के बारे में, तो ग्रीन आगे कहते हैं, ग्रीन के स्वतंत्रता विषयक विचार के बारे में बारकर ने कहा, क्या कहा? कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कथन है ये वास्तव में बारकर का कथन है और ये ग्रीन के बारे में कहा है। लेकिन मान लीजिए अगर विकल्प में कभी बारकर ना दिया हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टीएस ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन ने भी कमोबेश ऐसा ही जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट आपके सामने भी मैंने देने का प्रयास किया। जरा देखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर है। ग्रीन ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। तो ये थोड़ा सा कथन आपका बारकर और ग्रीन के स्टेटमेंट में बस माइन्यूट अंतर है, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट लगभग सेम है। तो अगर विकल्प में जो है वो बारकर दिया हो तो ठीक है, और अगर बारकर नहीं दिया है तो फिर आपका टीएस ग्रीन सही विकल्प हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आगे बढ़े तो ग्रीन का अधिकार पर विचार क्या है? ग्रीन ने अधिकार के संबंध में क्या विचार दिया? तो देखिए ग्रीन कहता है, ग्रीन ने लाग द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार का खंडन कर दिया क्योंकि यह सामाजिक हितों के अनुरूप नहीं है। बल्कि ग्रीन ने कहा कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं वे सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि उसने क्या बोला भाई, इसने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया और उसने कहा कि भाई जो ऐसा अधिकार जो सामाजिक हितों के विपरीत है, अनुरूप नहीं है, वैसा अधिकार किसी काम का नहीं है। ग्रीन का मानना है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब जिन अधिकारों को प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व संवार सकता है, अपने समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसे अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलना चाहिए। इस पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और ग्रीन कहता है दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, क्या बोलता है?
अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ग्रीन का कथन क्या बोला दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि कमोबेश ग्रीन व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार का समर्थन करता है और इसलिए कहता है कि वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं जाए बल्कि वो सभी को समान रूप से मिले जिनको इसकी आवश्यकता है। दोस्तों ग्रीन अधिकार को राज्य की देन मानते हैं। क्या ग्रीन जो है ना अधिकार को राज्य की देन मानते हैं। उनका कहना था कि भाई व्यक्ति राज्य के में रहकर ही अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, राज्य के बाहर वह अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता है और इसलिए राज्य में ही रहकर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। क्या बोलता है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जितने भी स्टेटमेंट है ग्रीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। अगर व्यक्ति चाहे कि भाई हम राज्य के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं, राज्य के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, राज्य के खिलाफ भी हमारे पास कोई अधिकार है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज्य सर्वोपरि है और राज्य के खिलाफ व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। समाज के विपरीत व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ग्रीन समाज को बहुत अधिक महत्व दिया है और ग्रीन का कथन है कि समाज के बिना मनुष्य नहीं है। मतलब अगर समाज नहीं होगा तो फिर मनुष्य नहीं होगा। अगर मनुष्य है इसका मतलब समाज है, तो समाज की अस्मिता को जो ग्रीन है वो ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा स्वीकार करता है। दोस्तों ग्रीन ने राज्य पर क्या विचार दिया है, तो जरा देखिएगा। राज्य पर अगर विचार की बात करें तो ग्रीन ने राज्य के वर्णन में रूसो और हीगल का अनुसरण किया है। हीगल की तरह वे भी राज्य के गौरव पर बल देते हैं। जिस प्रकार से हीगल ने राज्य को बहुत ज्यादा ताकत दी है, राज्य को ईश्वर का अवतरण माना है, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब माना है, कौन, हीगल। उसी प्रकार से ग्रीन ने भी राज्य के गौरव को स्वीकार किया है। ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। क्या राज्य का जो कार्य है वो क्या है, बाधाओं को बाधित करना। मतलब व्यक्ति के विकास के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को बाधित करना, उन बाधाओं को दूर करना ही राज्य का परम काम होता है, परम कर्तव्य होता है। इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों और एक और बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट दिया है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। यह किसका कथन दोस्तों, तो ये कथन है आपका ग्रीन साहब का। किसका है, ग्रीन का, टीएस ग्रीन का कथन है। बहुत बार पूछा है, ये भी आपका बहुत बार पूछता है और ये भी बहुत बार पूछा, दोनों को याद रखिएगा। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। मतलब राज्य का निर्माण हम शक्ति से नहीं किए हैं बल्कि मानव की इच्छा से किए हैं और इसीलिए यहाँ पर क्या है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये ग्रीन का मानना है। और राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, ये भी क्या है, ये भी टीएस ग्रीन का कथन है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म होता है और आज जो है दोस्तों टीएस ग्रीन का टॉपिक भी खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, परीक्षाओं में 2 से 4 क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं। तो उन सारे स्टेटमेंट को, उन सारे तथ्यों को आप समझ लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन एक भी मिस ना हो। और आने वाले समय में हम आप कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे दोस्तों। कार्ल मार्क्स के बाद जो है हम लेनिन का अध्ययन करेंगे। लेनिन के बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे माओ का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से टीजीटी का सिलेबस खत्म होगा। फिर हमारा जो है क्या आएगा, फिर हमारा आपका जो है विचारधारा, जो वाद है, हम वाद को पढ़ेंगे और वाद के बाद फिर जो इंडियन फिलासफर है उनको पढ़ेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी आपका कोर्स हम कवर करा देंगे और फिर इतिहास को उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।